हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल और आप देख रहे हैं ये सेकंड लेक्चर जिसमें हम हरियाणा SDO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का लेक्चर 1 बनाया था। इसमें हम RCC के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बता भी चुका हूँ कि RCC बहुत हाई वेटेज रखता है हरियाणा के SDO के एग्ज़ाम्स में। तो ये वीडियो अंत तक देखना, सारे क्वेश्चंस देख लेना जो भी मैं इसमें कराऊंगा। हो सकता है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं RCC से रिलेटेड ही, बट ये वीडियो छोटा सा रहेगा, क्रिस्प रहेगा। एंड तक देखना क्योंकि यही क्वेश्चंस कई बार अपने आप को रिपीट कर लेते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रेंड्स ये, और आपका जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है हरियाणा के वीडियोज़ से, उससे मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। क्योंकि आपने मुझे बहुत बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा के की कोई भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनकी नहीं करवा रहा है, या यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस नहीं अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैं क्रिस्प वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। बट मैं पहले बता दूं, HPSC अनाउंस कर चुका है 53 पोस्ट SDO की, और ये 53 की 53 पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग की हैं, जिसमें से लगभग 29 या 30 पोस्ट जनरल कैटेगरी की हैं। डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं। और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसका लिंक, और CIZplus.com पर जाकर आप हरियाणा HPSC SDO स्मैश पैक ले सकते हैं। इसमें हमने वाकई स्मैश किया है। एक्चुअल प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी इसमें इन अकॉर्डेंस विद द हरियाणा HPSC एग्ज़ाम। तो ये पेड कोर्स है। इसके अलावा आप फ्री कोर्स जो ज़रूर ले लें, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाल दिया है, तो एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया। ओके, विदाउट वेस्टेज एनी अदर टाइम हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन देखिए, SDO हरियाणा PWD 2013 में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू फैसिलिटेट स्ट्रेटनिंग और बेंडिंग ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील की स्ट्रेटनिंग या बेंडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए ऑप्शन ए, application of heat is permitted, application of heat is not permitted, the code does not say anything on this topic, application of heat is not permitted in post tensioned concrete elements only। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है, देखिए, कहीं पर भी हीट परमिट नहीं की जाती। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एज पर IS जो 1343 है, एक तो ये आपको याद रखना है, 1343 प्री स्ट्रेसिंग का कोड है। क्लॉज नंबर इज 12.1.1.3। इन नो केस हीट शैल बी परमिटेड टू फैसिलिटेट स्ट्रेटनिंग और बेंडिंग ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील। सो किसी भी केस में हीटिंग तो करनी ही नहीं है स्टील की, चाहे बेंडिंग करने के लिए या स्ट्रेटनिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। वेल्डिंग फॉर ज्वाइनिंग द प्री स्ट्रेसिंग वायर्स और बार्स is not permitted, is permitted for pre-tensioned elements only, is permitted for post-tensioned elements only, is permitted for both pre and post-tensioned elements only। So ये भी क्वेश्चन SDO का ही है, जो हरियाणा PWD 2013 में पूछा गया था। सो वेल्डिंग भी दोस्तों नहीं परमिट की जाती। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एज पर अगेन ये कोड है 1343, याद करना है आपको। प्री स्ट्रेसिंग का क्लॉज है ये, वेल्डिंग शेल नॉट बी परमिटेड इन प्री स्ट्रेसिंग स्टील। तो ना तो हीटिंग की जाती है और ना ही वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। एज पर IS कोड 456, जो कि RCC का कोड है, इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज। तो ये 4 ऑप्शंस दी गई थी। ये श्रिंकेज स्ट्रेन कॉन्क्रीट की बात हो रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि सर कॉन्क्रीट तो लिखा ही नहीं था। ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी 2013 में, बट आप उस कंट्रोवर्सी को मत छोड़ें, उसको छोड़ दें एक्चुअली, क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको अंडरस्टूड था ये कि श्रिंकेज स्ट्रेन कंक्रीट की ही बात की जा रही है। तो श्रिंकेज स्ट्रेन अगर नहीं कोई डेटा दिया गया तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, 0.0003। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। आप देखिए, जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है उसका पहली बात तो यही सेम कोड है 1343। द टोटल श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट। मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ ताकि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। जो टोटल श्रिंकेज है, इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट, साइज ऑफ द मेंबर एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। So for a given humidity and temperature, the total shrinkage of concrete is most influenced by the total amount of water which is present in concrete at the time of mixing, and to a lesser extent by the cement content. So
कहीं ना कहीं जो कंक्रीट में श्रिंकेज है वो अमाउंट ऑफ वाटर कितना था मिक्सिंग करते हुए उस पर डिपेंड करता है, और सीमेंट कंटेंट पे भी ये डिपेंड करता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ डेटा, प्री टेंशनिंग के लिए आंसर है 0.0003 और पोस्ट टेंशनिंग के लिए आंसर है 0.0002 डिवाइडेड बाय लॉग t+2 वेयर t इज एज ऑफ कंक्रीट इन डेज। तो यहाँ पर आप इसका आंसर ऑप्शन डी करके आएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन, द डिज़ाइन लोड इज, डिज़ाइन लोड क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में? कैरेक्टरिस्टिक लोड with appropriate partial safety factor, the characteristic load with appropriate factor of safety, या ऑप्शन डी है द ग्रेटर ऑफ ऑप्शन बी एंड सी। सो क्या आंसर रहेगा इसका? देखिए दोस्तों, इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ये लिख देता हूं। ऐसा क्यों? आपको क्या याद रखना है इसमें? सबसे पहली बात याद आपको ये रखना है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर नाम की चीज़ ही नहीं होती। हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़रूर होता है, बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पर लगता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है स्ट्रेंथ पर, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ और स्टील की स्ट्रेंथ पर लगता है, लोड पर नहीं लगता। सो आपको क्या करना होगा? इसका आंसर होगा कैरेक्टरिस्टिक लोड ही डिज़ाइन लोड होता है वर्किंग स्ट्रेस में, जबकि लिमिट स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक लोड पर अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाना जरूरी होता है। आगे चलता हूं। फिर से क्वेश्चन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का आया था। इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हैंड मिक्सिंग इज नॉट परमिटेड, हैंड मिक्सिंग इज परमिटेड, हैंड मिक्सिंग इज परमिटेड विद प्रॉपर कॉम्पैक्शन कंट्रोल, द कोड इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको ही अगर गेस वर्क करना होगा सबको पता होगा कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हैंड मिक्सिंग इज नॉट परमिटेड, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर डाल दिया ऑप्शन ए। फिर चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आया था, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, बट अच्छी बात या थोड़ी सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि ये जेई में था। ये जेई हरियाणा पब्लिक हेल्थ 2015 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ अब। अनफैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स एट अ सेक्शन of a reinforced concrete beam resulting from a frame analysis are 50, 80, 120 and 180 kilonewton meter under dead, live and wind load, wind and earthquake load respectively। तो चार तरह के लोड हमें, चार तरह के लोड्स के करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट्स गिवन है, डेड, लाइव, विंड और अर्थक्वेक। क्वेश्चन है द डिजाइन मोमेंट in kilonewton meter as per IS 456-2000 for the limit state of collapse flexure is। तो कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पर फ्रेम एनालिसिस कर अनफैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स दिए गए हैं 50, 80, 120 और 180। तो इसमें फाइनली जो डिज़ाइन किया जाएगा वो डिज़ाइन किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स या लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर क्या कहता है कि आपको यहाँ पर 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाना, यहाँ पर 1.2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है। और 1.2 का जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओगे तो वो या तो विंड लोड को कंसिडर करो या फिर अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करो। विंड और अर्थक्वेक दोनों को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड का, इस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाएगा 1.2 का। और सेकेंड कॉम्बिनेशन बनेगा डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड का, इस पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगेगा 1.2 का। मैं आपको शो कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो उसका सॉल्यूशन है ये। सो फर्स्ट हमें देखना है कि जब विंड लोड कंसिडर किया गया है, देखिए व्हेन विंड लोड इज कंसिडर्ड, सो डिजाइन मोमेंट है 1.2, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड कंसिडर किया तो आंसर आता है 300। और दूसरा है जब अर्थक्वेक लोड को कंसिडर किया, फिर से आप देख रहे हैं 1.2 ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, 1.5 नहीं है। 1.5 होता है जब सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड कंसिडर करते हैं तो। सो 1.2 किया, 50, 80 और 180 एंड आंसर इज 372। तो 300 और 372 में से जो ग्रेटर होगा उसको लिया जाएगा, हायर वैल्यू देखी जाएगी। तो 372 यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर बात करते हैं, ये क्वेश्चन है एसडीओ पब्लिक हेल्थ हरियाणा 2010 का। सो 2010 का ये क्वेश्चन है।
द मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस एंड द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेस ब्लॉक at ultimate limit state of flexure in a singly reinforced rectangular section R. So बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सबको पता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो होता है 0.446 FC के, या 0.447 भी बोल सकते हैं अगर राउंड ऑफ कर दें, और इसका जो नेट एरिया रहेगा वो होगा 0.36 FC के BX म्यू। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, सो ये बहुत इजी था। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो 0.446 FC के है, और जो एरिया होगा वो 0.36 FC के BX में, तो इसलिए मैंने ऑप्शन ए इसका कर दिया टिक मार्क। फिर देखता हूँ, फिर से 2010 का क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हो 5 ऑप्शंस थे। 2010 वाले पेपर में 5 ऑप्शंस दी गई थी। इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ is measured from the extreme compression edge to, so extreme compression edge से लेकर कहाँ तक मेजर करते हैं? टेंसाइल एज, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, न्यूट्रल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल एक्सिस या नन। सो आंसर क्या रहेगा? टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। बहुत इजी क्वेश्चन, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आंसर है टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको ये बनाकर दिखाऊं तो मैं बनाकर दिखा सकता हूं, बिल्कुल। देखिए बहुत इजी है ये, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, यस। सो लेट्स से हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर बीम है और ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट मैंने यहाँ पर बार्स डाली हैं, लेट्स से 4 बार्स डाली हैं। ये इसकी है एक लेट्स से न्यूट्रल एक्सिस। सो जो इफेक्टिव डेप्थ लिया जाता है वो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से सेंटर, इसके सेंटर से लिया जाएगा। सो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट होगी ये, दिस इज स्मॉल डी विच इज इफेक्टिव डेप्थ। अगर ओवरऑल डेप्थ की बात करें तो यहाँ से लेके नीचे तक ये है इसकी ओवरऑल डेप्थ, और ये क्या है? ये है एक्स म्यू, जिसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ कॉलम इज रिगार्डेड एज अ लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ एंड लेटरल डायमेंशन एक्सीड्स। सो लॉन्ग कॉलम किसको बोलते हैं? लॉन्ग कॉलम आरसीसी की बात कर रहा हूँ। आरसीसी में लॉन्ग कॉलम देखा जाएगा जब ये रेशो, यानी कि इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशो जब 12 से ज़्यादा होता है उसको लॉन्ग कॉलम बोला जाता है। व्हेन इट इज़ लेस देन 12 उसको हम शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। सो इसलिए इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 12। तो इसलिए टिक मार्क आप क्या करेंगे? 12। आई थिंक ये मैक्सिमम क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स सही करके आते हैं। सो 12 सबको याद रहता है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था, जो कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेफरेंस टू अ सिंपली सपोर्टेड अंडर रीइंफोर्स्ड आरसीसी बीम। सो अंडर रीइंफोर्स्ड आरसीसी बीम की बात की जा रही है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, और उसके बाद बोला गया कि विद रेफरेंस टू द अबव 2 स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज? बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, और लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। सो मैं रीड करता हूँ ये पहली 2 ऑप्शंस, पहली 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है फेलियर टेक्स प्लेस बाय क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट बिफोर द स्टील हैज यील्डेड। तो देखिए दोस्तों, ये है अंडर रीइंफोर्स्ड बीम की बात हो रही है। जो अंडर रीइंफोर्स्ड बीम में स्टील अपने यील्डिंग लिमिट पर पहले पहुंच जाता है, कंक्रीट अभी क्रश नहीं हुआ होता, स्टील पहले पहुंचता है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को देखूंगा, फेलियर टेक्स प्लेस बाय क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बिफोर द स्टील हैज यील्डेड, तो ये गलत स्टेटमेंट मिलेगी। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इससे पता लगता है कि ये गलत है, क्योंकि स्टील यील्ड पहले कर जाता है अंडर रीइंफोर्स्ड बीम में। सो स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेटली फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। द न्यूट्रल एक्सिस मूव्स अप एज द लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड यील्डिंग ऑफ स्टील। सो अगर यील्डिंग हो चुकी है तो न्यूट्रल एक्सिस मूव अप कर जाती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, अगर आप लोड फर्दर बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस तो सेम ही रहता है ना, स्ट्रेस तो नहीं चेंज होता। अगर स्ट्रेस सेम रहता है मतलब कि टेंसाइल फोर्स सेम रहेगी, अगर टेंसाइल फोर्स सेम रहेगी तो कंप्रेसिव फोर्स भी सेम रहेगी, और अगर C = T रहेगा
तो न्यूट्रल एक्सिस का मूव करने का तो मतलब ही नहीं, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये एक ठीक ठाक थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, एसडीओ में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यहाँ से आपको ये पता लगता है कि क्वेश्चंस कंसेप्चुअल भी आते हैं एसडीओ में। सो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कर पाएंगे। अब कंसेप्ट्स आपको कैसे क्लियर करना है, तो वो आपके लिए हम ऑलरेडी मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। हम हरियाणा एचपीएससी एसडीओ सिविल स्मैश पैक लेकर आ चुके हैं। स्मैश का मतलब है कि अब फोड़ देना है आपको ये एग्जाम निकाल देना है, क्योंकि 53 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की हरियाणा जैसी स्टेट में नहीं आती हैं। मैं बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं आती। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पंचायत डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकली हैं, मत छोड़ो इसको। तो आपको थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट करना भी पड़े अपने ऊपर, अपनी स्टडीज़ के ऊपर, तो कर दो। सो आज ही आप जाओ CIZplus.com पर, या फिर आप CIZ की एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर आप जाकर इस पैक को देखिए एंड डेफिनेटली आपको ये पैक अच्छा लगेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। आई होप आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खुश हैं।